नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत छोटी सी खबर है। मुश्किल से 40-50 शब्द होंगे, लेकिन ये उन खबरों में से है जो आपको 1 मिनट के लिए रोक देती है। 10 नवंबर, दिल्ली, लाल किले के पास एक कार में धमाका। बिल्कुल। पहली रिपोर्ट के हिसाब से कम 13 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा घायल हैं। ये आंकड़े ही अपने आप में दिल दहलाने वाले हैं। बहुत ज्यादा। पर आज हम इन आंकड़ों से थोड़ा और गहरा उतरना चाहते हैं। हम उस भाषा को समझना चाहते हैं जिसमें ये खबर हम तक पहुंची है, क्योंकि असली कहानी अक्सर वही छिपी होती है। बिल्कुल सही कहा। ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में जो शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते वो उतने ही जरूरी होते हैं जितने वो शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ। और इस रिपोर्ट में भाषा का इस्तेमाल बहुत सोचा समझा हुआ लगता है। हाँ, और एक लाइन है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। रिपोर्ट कहती है कि इसे एक आतंकवादी घटना जैसा माना जा रहा है। जैसा माना जा रहा है। हाँ, जैसा माना जा रहा है। ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं। तो चलिए आज इस एक रिपोर्ट के हर पहलू को, हर शब्द को कुरेद कर देखते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है और क्या छुपा रहा है। तो सबसे पहले उन आंकड़ों की ही बात करते हैं। कम से कम 13 मौतें और 20+ घायल। जब ऐसी कोई भयानक घटना होती है तो एक इंसान के तौर पर हम फौरन जानना चाहते हैं कि असल में कितने लोगों को नुकसान पहुंचा। तो फिर ये अंदाजे वाले शब्द क्यों? कम से कम, 20 से ज्यादा, ये इतनी अनिश्चितता क्यों? ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सीधे उस घटना के बाद के पहले घंटे के माहौल में ले जाता है। सोचिए, एक धमाका होता है, चारों तरफ अफरा तफरी, धुआं, लोगों की चीख पुकार। उस वक्त पहली प्राथमिकता होती है लोगों को बचाना, उन्हें अस्पताल पहुंचाना। सही बात है। कोई वहां खड़े होकर गिनती नहीं कर रहा होता। अलग अलग घायलों को अलग अलग अस्पतालों में ले जाया जाता है। कुछ लोग शायद मामूली तौर पर घायल होकर खुद ही किसी क्लिनिक चले जाते हैं। मतलब उस शुरुआती 1 घंटे में किसी के पास भी पूरी और पक्की जानकारी हो ही नहीं सकती। ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल। तो कम से कम 13 कहना असल में एक जिम्मेदार पत्रकारिता का संकेत है। ये कहने का एक तरीका है कि देखिए, अभी तक हमने 13 शवों की पुष्टि की है, लेकिन हमें डर है कि ये संख्या बढ़ सकती है। अच्छा। यहाँ आपको सच्चाई बता रहा है, लेकिन साथ ही ये भी बता रहा है कि ये सच्चाई अभी अधूरी है। इसी तरह 20+ का मतलब है कि 20 घायलों का तो पता चल चुका है, लेकिन हो सकता है और भी हो। तो ये उस उथल-पुथल को शब्दों में पकड़ने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल। दिलचस्प। तो ये शब्द असल में उस घटना की गंभीरता और उसके बदलते हुए स्वरूप को दर्शाते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस वक्त की अनिश्चितता का एक प्रतीक है। ठीक कहा। ये हमें और आपको एक दर्शक के तौर पर भी तैयार करते हैं कि आने वाले घंटों में शायद और बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। ये झूठी तसल्ली देने की बजाय स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करना है। ठीक है। तो ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि शुरुआती जानकारी कितनी कच्ची होती है, लेकिन जानकारी का एक और हिस्सा है जो कच्चा नहीं बल्कि बहुत सोचा समझा लगता है, और वो है इस घटना की जगह। जगह? लाल किले के पास। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो सुरक्षा का सवाल आया, लेकिन क्या इस जगह के चुने जाने का कोई और गहरा मतलब भी हो सकता है? मतलब ही नहीं, बल्कि शायद सारा मकसद ही इसी जगह में छिपा हो। अगर यही धमाका दिल्ली के किसी आम रिहायशी इलाके में होता तो भी एक बहुत बड़ी और दर्दनाक खबर होती। हाँ, बेशक। लेकिन लाल किला शब्द जुड़ते ही इस घटना का कद और मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये भारत की पहचान का एक हिस्सा है। हमारी आजादी, हमारा इतिहास, 15 अगस्त का भाषण, सब कुछ इससे जुड़ा है ना? एकदम सही। लाल किला इस देश की संप्रभुता का प्रतीक है। ये वो जगह है जो दुनिया को भारत की ताकत और उसके इतिहास की याद दिलाती है। इसलिए जब कोई ऐसी जगह के पास हमला करता है तो वो सिर्फ कुछ लोगों पर हमला नहीं कर रहा होता, वो उस पूरे प्रतीक पर, उस पूरी पहचान पर हमला कर रहा होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक हमला बन जाता है। हाँ, इसका संदेश साफ होता है कि हम उस जगह पर भी चोट कर सकते हैं जिसे आप सबसे सुरक्षित और सबसे पवित्र मानते हैं। ये डर को कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। इसे सिंबॉलिक टेरर या प्रतीकात्मक आतंक कहते हैं। मकसद सिर्फ जान लेना नहीं बल्कि एक राष्ट्र के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाना होता है। सही। और जांच एजेंसियां इस एंगल को बहुत गंभीरता से लेती हैं। क्या जगह को जानबूझकर चुना गया? क्या किसी खास दिन को चुना गया? ये सारे सवाल हमले के पीछे के इरादे और संगठन की सोच को समझने में मदद करते हैं। तो हाँ, ये सिर्फ एक पता नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश है। बिल्कुल। तो अब तक हमने 2 बातें समझी। 1, शुरुआती आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं, और 2, घटना की जगह उसके मकसद के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। अब आते हैं उस लाइन पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। हाँ। ये हमला आतंकवादी घटना जैसा माना जा रहा है। हाँ। चलिए इसकी चीरफाड़ करते हैं। इसमें 2 हिस्से हैं जो बहुत ध्यान खींचते हैं। पहला है माना जा रहा है, और दूसरा जाहिर है शब्द आतंकवादी घटना। यहाँ पर एक एक शब्द तराजू में तौलकर इस्तेमाल किया गया है। चलिए पहले माना जा रहा है को पकड़ते हैं। ये एक बहुत ही सावधानी से चुना गया वाक्यांश है। हाँ, क्योंकि ये सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि यह एक आतंकवादी हमला है? इतना घुमा फिरा कर क्यों कहना? क्योंकि ऐसा कहना एक बहुत बड़ा कानूनी और राजनीतिक बयान होता। माना जा रहा है का मतलब है कि ये जांच एजेंसियों की वर्किंग थ्योरी है। वर्किंग थ्योरी मतलब मौके पर मिले सबूतों को देखकर, जैसे कि धमाके का तरीका या शायद इस्तेमाल हुए विस्फोटक की शुरुआती जांच के बाद उन्हें लग रहा है कि ये कोई गैस सिलेंडर का फटना या गाड़ी में लगी आग जैसा हादसा नहीं है। अच्छा। उन्हें इसके पीछे एक साजिश, एक इरादा नजर आ रहा है। अच्छा, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे पुलिस किसी केस की FIR दर्ज करते वक्त शुरुआत में कई धाराएं लगा देती है और फिर जांच आगे बढ़ने पर कुछ हटा देती है या कुछ और जोड़ देती है।
ये एक शुरुआती अनुमान है, फैसला नहीं। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये जांच की दिशा का एक संकेत है, जांच का नतीजा नहीं। किसी भी घटना को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी हमला घोषित करने के गंभीर परिणाम होते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए जब तक 100% पुख्ता सबूत न हो, कोई संगठन जिम्मेदारी ना ले ले, तब तक सरकार और एजेंसियां बहुत संभल कर बोलती है। और शायद इसका एक कारण जनता में पैनिक फैलने से रोकना भी होगा। अगर पहले ही मिनट में इसे आतंकवादी हमला घोषित कर दिया जाए तो डर और अफवाहें बहुत तेजी से फैल सकती हैं। निश्चित रूप से ये एक तरह का सूचना नियंत्रण भी है, ताकि स्थिति और न बिगड़े। ये दिखाता है कि अधिकारी अभी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, माना जा रहा है का मतलब समझ में आ गया। अब उस शब्द पर आते हैं जो इस पूरी खबर का वजन तय करता है, आतंकवादी। क्योंकि कार में धमाका तो और भी कई वजहों से हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये शब्द जुड़ता है, घटना की पूरी कहानी बदल जाती है। बिल्कुल, आतंकवादी घटना सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये उस घटना के मकसद को परिभाषित करता है। हर हिंसा अपराध होती है, लेकिन हर अपराध आतंकवाद नहीं होता। अच्छा, आतंकवाद और एक साधारण अपराध में सबसे बड़ा फर्क इरादे का होता है। क्या मतलब? इरादा तो हर अपराध में होता है। हाँ, लेकिन आतंकवाद का इरादा सिर्फ हिंसा करना या किसी को मारना नहीं होता। उसका असली मकसद उस हिंसा के जरिए समाज में डर फैलाना और एक बड़ा राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक संदेश देना होता है। उसका निशाना वो 13 लोग नहीं होते जो मारे गए, उसका असली निशाना हम और आप होते हैं, वो करोड़ों लोग जो उस खबर को पढ़कर या देखकर डर जाते हैं। तो जब अधिकारी कहते हैं कि ये आतंकवादी घटना जैसा माना जा रहा है, तो वो असल में ये कह रहे हैं कि उन्हें शक है कि इस धमाके का मकसद सिर्फ उन लोगों की जान लेना नहीं था, बल्कि पूरे देश में एक डर का माहौल बनाना और कोई संदेश देना। ठीक यही मतलब है। और ये शक उन्हें शायद धमाके के पैटर्न, इस्तेमाल हुए हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव्स या जगह के चुनाव जैसी बातों से हो रहा होगा। ये शब्द उस घटना को एक हादसे या एक गैंग वॉर से निकालकर राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में ले आता है। इसके बाद जांच का तरीका, शामिल होने वाली एजेंसियां, सब कुछ बदल जाता है। वाह, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो इस 50 शब्दों की रिपोर्ट ने हमें कितना कुछ बता दिया। बहुत कुछ। हमें पता चला कि शुरुआती दौर में जानकारी हमेशा अधूरी होती है, जैसा कि आंकड़ों से जाहिर है। हमें पता चला कि किसी घटना में जगह का चुनाव उसके मकसद को बयां कर सकता है। सही। और सबसे बड़ी बात, हमें ये पता चला कि कैसे माना जा रहा है जैसे शब्द कानूनी सावधानी दिखाते हैं और आतंकवादी जैसा एक शब्द पूरी घटना के मायने बदल देता है। असली कहानी तो इन शब्दों के चुनाव में छिपी है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है ये समझने के लिए कि ब्रेकिंग न्यूज को कैसे पढ़ना चाहिए। हेडलाइन के पार जाकर इस्तेमाल हुई भाषा की बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए। सही बात है। ये रिपोर्ट जितनी जानकारी देती है उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े करती है, और एक अच्छे श्रोता या पाठक का काम ही यही है कि वो उन सवालों को पहचाने। ये सच में दिखाता है कि कैसे चंद शब्द एक पूरी घटना की दिशा और हमारी समझ को तय कर सकते हैं। ये हमें बताता है कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है। और ये हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है। जरा सोचिए, इस एक शुरुआती रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इस घटना को बेहतर ढंग से समझने के लिए अगली कौन सी जानकारी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली या नहीं? हाँ। या आप उस कार की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करेंगे जिससे पता चले कि बम कैसा था? या फिर आपकी नजर चश्मदीदों के बयानों पर होगी? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये हमें एक एक्टिव कंज्यूमर ऑफ न्यूज बनाता है, पैसिव नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक खबर समय के साथ कैसे परत दर परत खुलती है और एक पूरी सच्ची तस्वीर बनाने के लिए हमें किन तथ्यों पर नजर रखनी चाहिए।